हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स और मेथड ऑफ सैम्पलिंग। मतलब ये कि सैम्पलिंग को किस टेक्निक से हम लोग कलेक्शन करते हैं, जो सैंपल लेते हैं उसको किस तरह से हम लोग कलेक्शन करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं तो देखेंगे जनरली सैम्पलिंग टेक्निक्स और मेथड ऑफ सैम्पलिंग को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें आपको आएंगे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पहला आएंगे आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा आएगा आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहेंगे किसको। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वैसे सैम्पलिंग को बोलेंगे जिसमें ईच एंड एवरी आइटम, ईच एंड एवरी एलिमेंट को इक्वल चांसेस दिया जाता है, उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। समझ गए? जहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी आइटम को इक्वल जब चांसेस दी जाती है उसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है जहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट को इक्वल चांसेस नहीं दी जाती है, ठीक ना, उसे बोलते हैं हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, इसको कई भागों में बांटा गया है। इसका टाइप्स हम लोग देखते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को फिर कई भागों में हम लोग बांटते हैं। थोड़ा और इधर आता हूँ क्योंकि स्पेस की कमी होगा। ठीक है, पहला होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। फर्स्ट क्या समझे? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा आपको होंगे, दूसरा जो होगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, पहले इसको टाइप बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तीसरा होगा आपको क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर या इसी को मैं बोलूँगा एरिया रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, क्लस्टर, एरिया या रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, नेक्स्ट में मैं आऊँगा, इसे बोलूँगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब देखेंगे यहाँ पे समझना है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किसको बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग किसको बोलेंगे, क्लस्टर क्या है और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है। तो देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, ईच एंड एवरी आइटम को जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग एक अच्छे ढंग से मिला देते हैं और उसमें से एट रैंडम एक को सिलेक्शन कर ली जाती है। जैसे मैं कहूँ तो एक मान के चलिए यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल में मैं लिख सकता हूँ लॉटरी सिस्टम।
जैसे लॉटरी में ईच एंड एवरी आइटम को या पत्ती कह सकता हूँ। तो लॉटरी बेस्ट एग्जांपल है। लॉटरी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, अगर सब पॉपुलेशन है, मान के चलिए एक जैसे एक डब्बा होता है यहाँ पे, ठीक ना। इस डब्बा में क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग कुछ इंगित करके रख देते हैं, जैसे इस तरह से है रखा हुआ, ठीक है, इस तरह से मोड़कर कागज में रखा हुआ है सब, ठीक है, डब्बा में। इसमें 1 2 कुछ इंगित किया रहेगा, साइन दिया रहेगा, उसको हम लोग हिला डुला करके एक अच्छे ढंग से वेल सफल हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक ना। और उसमें से क्या करते हैं, कुछ पत्ती को उसमें से हम लोग एट रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से क्या करेंगे, एट रैंडम मान के चलिए यहाँ से 2 डेटा को निकाल लिए, ठीक ना, ये निकाल लिए, तो ये आपको कहलाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। उसका देखिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन को, ठीक ना, इनटू सब ग्रुप में। यानी कि जो पॉपुलेशन होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कह सकते हैं हम लोग डिवाइड पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप। उसको हम लोग कह सकते हैं कॉल्ड स्ट्रेटा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, स्ट्रेटा। मतलब कि जो पॉपुलेशन है, इंटायर पॉपुलेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे इनटू सब ग्रुप में, जिसको करेंगे कॉल्ड स्ट्रेटा। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या समझे, नीचे दिखाई दे रहा ना, और जा सकता नीचे ना, कॉल्ड स्ट्रेटा, ठीक ना। इसको ये हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे इनकम के हिसाब से, या एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, ठीक है, इनकम के हिसाब से, ठीक ना, यानी कि जॉब के हिसाब से, कुछ स्टेटा में, यानी कि इन द बेसिस ऑफ सम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना, बेस्ड ऑन रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जैसे कि बहुत सारे पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ पॉपुलेशन को एज वाइज मैं डिवाइड कर दूँ, इतना एज से इतना एज। उसके बाद जेंडर वाइज मेल और फीमेल में कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद इनकम वाइज, उसके बाद जॉब वाइज, उसके बाद एजुकेशन वाइज, जितना कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक ना, उसी को स्ट्रेटा बोला जाता है एक सब ग्रुप में। और उसी में से रैंडम कुछ को हम लोग सिलेक्शन करते हैं, ठीक ना, उसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। क्या समझे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक ना। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। डिवाइड पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप कॉल्ड स्ट्रेटा बेस्ड ऑन रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, जेंडर, ग्रुप, इनकम, जॉब, etc, ठीक ना। अब है आपको क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग को बोला जाता है एरियाज सैम्पलिंग भी। एरियाज के बेसिस पे हम लोग जब रिसर्चर रिसर्च करने जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा, उसको डेटा की रिक्वायरमेंट होगा, तो वो क्या करेगा, एरियाज वाइज क्या करेगा, वो डेटा को सिलेक्शन करेगा, सैंपल को कलेक्ट करेगा। जैसे अगर कोविड का मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इंडिया में एक दिन में कितना कोविड हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ बिहार का एग्जांपल लेंगे, कुछ बिहार से डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यूपी से, दिल्ली से, मुंबई से, इस तरह से करके क्या करेंगे हम लोग, ठीक ना, एक ग्रुप बना लेंगे कि 100 डेटा मुंबई से, इसमें से ये, तो उसमें से जब 100 डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उसको जब टेस्टिंग करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे टेस्टिंग, और उसमें ये देखेंगे 100 में कितना % कोविड से इफेक्ट है, ठीक ना, और उसको पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे पता चल जाएगा कि इंडिया में 1 डे में कितना कोविड इफेक्ट डालती है, ठीक ना। आई होप कि समझ गए। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, इंटायर पॉपुलेशन को, ठीक ना, इंटायर
इंटायर पॉपुलेशन, ठीक ना, इंटायर पॉपुलेशन आर इंटायर पॉपुलेशन अरेंज, इसको अरेंज करेंगे, अरेंज असेंडिंग, असेंडिंग या और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक ना। जितने भी पॉपुलेशन होगा उसको इंटायर पॉपुलेशन को हम लोग अरेंज कर देंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और वहाँ पे निकाला जाएगा सिंपल इज इक्वल टू, जैसे इसको हम लोग के से डिनोट करेंगे, के इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। मतलब ये कि अगर मान कर चलिए नंबर ऑफ एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज, एन का मतलब नंबर ऑफ सैम्पलिंग, के मतलब टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर से जो हम लोग सैंपल को ड्रॉन करते हैं उसको के बोला जाता है। एन का मतलब नंबर ऑफ सैम्पलिंग, ठीक ना। जैसे सपोज दैट अगर मेरा पॉपुलेशन 1000 है, ठीक ना, अगर हम 100 का अगर हम या 10 का हम लोग क्या करना चाहते हैं, सैम्पलिंग करना चाहेंगे, तो 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 10 होगा। मतलब प्रत्येक 10वां पर्सन को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे 1 से लेकर 1000 है, 1 2 3 4 5, इस तरह से 10th है, 11th है, इस तरह डॉट डॉट 20 है, 21 है, डॉट 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 आपको 30 है। तो पहले 1 को सिलेक्ट करेंगे, फिर 11वां आएंगे, फिर 21वां पर्सन को सिलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन, फिर 31वां को। इस तरह से एक अरेंज वाइज, यानी कि प्रत्येक 10th यानी कि 10वां आइटम को, एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसे ही हम लोग सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब देखेंगे आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लोग आते हैं, इसका भी कुछ टाइप्स होता है, लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग को सिर्फ नेम लिखेंगे और डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन सा आएंगे, ठीक ना। एक होता है कन्वीनियंस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। दूसरा होगा जजमेंट सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, या इसी को हम लोग बोलेंगे परपोसिव और परपोसिव सैम्पलिंग, परपोसिव सैम्पलिंग। और उसके बाद आपको होगा कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। उसके बाद स्नोबॉल, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक ना। ये भी यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी 4 टाइप्स का, यानी कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आज की क्लास हम लोग समझे, देखेंगे, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको नोट्स बना लेंगे, एकदम बहुत अच्छा इजी वे से मैं बताया हूँ। और डेली आप लोग वॉच करेंगे, जो भी न्यू है इस चैनल पे सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँगा तो आप लोग तो देखेंगे। ये सब जो है यूजीसी नेट, जो यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एस्पायरेंट पर्सन है, या जो पीएचडी का जो रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी के लिए जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट है। तभी आप रिसर्च कर पाएंगे, चूँकि रिसर्च से रिलेटेड ये टॉपिक है, चूँकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ये सब आता है, चूँकि तभी आप रिसर्च कर पाएंगे, सैंपल कलेक्ट कर पाएंगे, कैसे सैम्पलिंग होती है। तो इस तरह से हम लोगों के लिए ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसके बिना हम लोग रिसर्च कर ही नहीं सकते, चाहे वो साइंस सेक्टर का हो, चाहे आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, ईच एंड एवरी स्ट्रीम के लिए ये रिलेवेंट है। तभी हम लोग कोई भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर पाएंगे। और यूजीसी नेट और जीआरएफ का जो प्रिपरेशन करने वाले जो भी एस्पायरेंट है, उनके लिए तो और भी भैया है, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। चूँकि अब जो है से यूजीसी का जो भी एग्जामिनेशन होती है अब और धीरे धीरे टॉप होते जा रहे टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना। ओके,
बाय बाय, हैव ए नाइस डे।